हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। इसके पहले हम देख चुके हैं गुलाम वंश या मामलुक वंश को, इसके बाद खिलजी राजवंश को और इसके बाद तुगलक राजवंश को। जब हमने ये तीन राजवंश पढ़े थे तो हमने तीनों में देखा था कि ये जो तीन वंश थे ये तुर्क से आए थे, इसलिए इनको तुर्की राजवंश का कह सकते हैं हम। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे सैयद वंश को और लोदी वंश को तो वहां पर हमें ये बात याद रखनी है कि ये तुर्क से नहीं आए थे या ये तुर्की नहीं थे। तो ये तीन राजवंश आपको याद रखने हैं, ये तुर्की थे। सैयद वंश से तुर्क वाला जो सत्ता थी यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में वो समाप्त हो जाती है। ये जो सैयद थे ये अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते थे। हालांकि ये लोग कभी सिद्ध नहीं कर पाए कि किस तौर पर, किस आधार पर ये अपने आप को पैगंबर का वंशज कह रहे हैं, लेकिन ये अपने को पैगंबर का वंशज माना करते थे। तो ये सैयद जो थे ये अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते थे, इसलिए हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ से तुर्क वाले जो शासक थे ये समाप्त हो जाते हैं, तुर्क वाले जो राजवंश थे वो समाप्त हो जाते हैं। अब हमें इस सैयद राजवंश में या सैयद वंश में चार शासकों के बारे में पढ़ना है। पहला है खिज्र खां, दूसरा है मुबारक शाह, तीसरा है मोहम्मद शाह और अंतिम इसका शासक था आलम शाह। तो ये यहाँ से फिर सैयद वंश समाप्त हो जाता है। तो देखिए खिज्र खां अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि दी थी खिज्र खान ने। अभी आगे हम समझेंगे कि क्यों इसने अपने आप को रैयत ए आला कहा था, इसने सुल्तान अपने आप को कभी भी घोषित नहीं किया। फिर मुबारक शाह जो था इसका दूसरा सुल्तान, इसने अपने आप को पहली बार सुल्तान कहा था या शाही की उपाधि इसने धारण की थी। इनके बारे में ज्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है। तो चलिए अब सबसे पहले खिज्र खां को हम समझते हैं। देखिए कल की क्लास में भी हमने समझा था कि किस तरह से यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश समाप्त होता है और किस तरह से यहाँ पर सैयद वंश की नींव पड़ती है। आज की क्लास में फिर से एक बार रिकॉल करने के लिए समझ लीजिए। देखिए कल भी हमने समझा था कि जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था जिसे हम कह रहे थे नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन के समय पर ही तैमूर लंग जो एक मंगोल था उसने दिल्ली में आक्रमण किया था। जब उसने दिल्ली में आक्रमण किया तो ये नसीरुद्दीन दिल्ली छोड़ करके गुजरात भाग गया था। गुजरात में जाकर के ये छिप गया था और यहाँ पर तैमूर लंग ने बहुत व्यापक तौर पर लूटपाट की थी, बहुत हिंसा की थी। ऐसा कहा जाता है कि इसने एक एक दिन में 50-50 हजार हिंदुओं को यहाँ पर मारा था और ये जिस जिस जगह से होकर के गुजर रहा था वहां पर शमशान बनाता हुआ सारे स्थान को आगे बढ़ रहा था। फिर इधर ये आता है मेरठ में। मेरठ में इसे लगता है कि अब इधर से आगे बढ़ना शायद हमारे लिए संभव नहीं होगा और ये दोबारा इधर लौट जाता है। तो ये जब लौटता है तो लौटते हुए यहाँ पर पंजाब, जिसे हम कह रहे हैं पंजाब वर्तमान समय में, इसे मुल्तान, लाहौर या दीपालपुर पहले कहा जाता था। तो यहाँ का गवर्नर या यहाँ का राजा बना देता है खिज्र खान को। खिज्र खान इसके साथ में आया था, इसका सेनापति और सहयोगी था। इसके सहयोग से खुश होकर के या इसके सेनापतित्व से खुश होकर के जो तैमूर लंग था उसने खिज्र खान को यहाँ पर मुल्तान, लाहौर या दीपालपुर का गवर्नर या राजा बना दिया था। लेकिन ये जो खिज्र खान था ये यहाँ पर सीमित होकर नहीं रहना चाहता था, यहाँ पर खुश नहीं था, इसलिए इसने दिल्ली में आक्रमण किया, नसीरुद्दीन की हत्या करवा दी और इसके बाद ये यहाँ पर दिल्ली का सुल्तान बन गया और यहाँ पर अब कायम हो जाता है सैयद राजवंश। तो सैयद वंश अब यहाँ पर स्थापित हो जाता है। खिज्र वंश ने इसकी संस्थापना की थी, इसकी नींव डाली थी, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं संस्थापक। फिर ये स्वयं को पैगंबर का वंशज कहा करते थे, यानी ये अपने आप को तुर्क नहीं मानते थे, ये तुर्क से नहीं आए थे, ये अपने आप को पैगंबर का वंशज माना करते थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि ये जो खिज्र खान था इसने अपने आप को एक उपाधि दी थी जिसे कहा जाता है रैयत ए आला। ऐसा इसलिए किया था इसने क्योंकि ये कभी भी अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान के तौर पर नहीं देखता था। इसने क्या किया, इसने कहा कि जो हमारे तैमूर लंग साहब थे जिन्होंने हमें यहाँ पर ये देपालपुर या मुल्तान या लाहौर की गद्दी दी थी,
इनके जो वंशज होंगे उनके प्रतिनिधि के तौर पर हम दिल्ली में शासन करेंगे। यानी ये अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। जो भी तैमूर लंग का वंशज होगा, तैमूर लंग का वंशज इस टाइम पर मध्य एशिया में हुआ करता था शाहरुख मध्य एशिया में हुआ करता था शाहरुख या शाहरुख भी इसे कहा जाता है। तो ये शाहरुख का प्रतिनिधित्व बन करके जो ये खिज्र खान था ये यहाँ पर शासन कर रहा था, ऐसा ये मानता था। इसीलिए इसने उपाधि धारण की थी रैयत ए आला की। तो रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी, आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तैमूर लंग का जो वंशज था शाहरुख, इसके प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने हमेशा शासन किया। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम स्वतंत्र रूप से दिल्ली के सुल्तान हैं। फिर ये बात देखिए लिखी गई है तारीख ए मुबारक शाही नाम की पुस्तक में, जिसे लिखा था अहमद सर हिंदी ने। ये बात आपको याद रखनी है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये अहमद सर हिंदी या इन्हीं को याहिया बिन अहमद सर हिंदी भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये मुबारक शाह के दरबारी इतिहासकार थे। मुबारक शाह के टाइम पर आए थे भारत में। तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी तारीख ए सर हिंदी, और इसी पुस्तक में ये बात इन्होंने लिखी थी कि ये जो स्वयं को पैगंबर का वंशज मानता था और इसने कभी भी अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान नहीं घोषित किया था। ये हमेशा शाहरुख का प्रतिनिधि बनकर के दिल्ली में शासन करता रहा था। फिर मुबारक शाह आते हैं इसके बाद। ये पहले ऐसे सुल्तान थे सैयद वंश के जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और कहा कि हम दिल्ली के सुल्तान के तौर पर यहाँ पर काम करेंगे। हम कोई भी नजराना या कोई भी भेंट कभी भी मध्य एशिया में शासन कर रहे तैमूर लंग के वंशज या पुत्र शाहरुख को नहीं देंगे और हम यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक सुल्तान के तौर पर काम करेंगे। तो इसने सुल्तान या शाही की उपाधि धारण की थी। यही एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसके शासन काल में कौन इसका इतिहासकार था। तो अहमद सरहिंदी ने ही तारीख मुबारक शाही लिखी थी जो इसकी जीवनी है। इसके अलावा मुबारक शाह ने एक नगर बसाया था या एक शहर बसाया था जिसे हम कह रहे हैं मुबारकाबाद। इसके अलावा जो ये खिज्र खान थे, खिज्र खान ने कुछ कॉइन्स चलाए थे, कुछ सिक्के चलाए थे जिन पर इन्होंने तैमूर लंग की और इसके वंशज या इसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया था। तो इससे भी ये पता चलता है कि अपने आप को मध्य एशिया में बैठे हुए जो मंगोल शासक थे उनका प्रतिनिधित्व या उनका रिप्रेजेंटेटिव मानता था। तो ये पूरी बात हमने समझ ली। मोहम्मद शाह से कभी कोई प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इनके बारे में पढ़ने के लिए कुछ खास है भी नहीं। आलम शाह यहाँ पर अंतिम सैयद वंश का शासक था, ये बात भी आपको याद रखनी है। इनसे भी इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब देखिए ये आलम शाह जो था ये बहुत ज्यादा नाखुश था, इसे कभी भी राजा नहीं बनना था। ये अपना बेटा मानता था बहलोल लोदी को। अब इनकी कहानी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। बहलोल लोदी कभी भी अपने आप को शासक या सुल्तान नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आलम शाह जो था वो इनसे बार बार कहता था कि मैं आपको अपना पुत्र मानता हूँ, मैं आपको अपने पुत्र की तरह मानता हूँ, पुत्र का स्थान देता हूँ और आप आकर के दिल्ली का सुल्तान बन जाइए, मैं स्वेच्छा से गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बहलोल लोदी इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि बहलोल लोदी मान गया और बहलोल लोदी शासक यहाँ पर बन गया। इसके पीछे इतिहासकार और बहुत सारी बातें कहते हैं, सबके मत अलग अलग हैं। कोई कहता है कि इसने खुद राजी किया था आलम शाह को कि ये गद्दी छोड़ दें और बहलोल लोदी को यहाँ का सुल्तान बना दें। कोई कहता है इन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया था। तो जो भी पॉइंट हो, यहाँ पर अंतिम जो आलम शाह थे सैयद वंश के शासक, इन्होंने स्वेच्छा से गद्दी छोड़ दी थी और बहलोल लोदी ने लोदी राजवंश यहाँ पर स्थापित किया था।